क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालिए। केंद्र और राज्यों का वित्तीय संबंध के बारे में बात करें। भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 265 से 293 में इन विषयों का विस्तृत विवरण मिलता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो और सभी स्तरों पर सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो इसमें क्या, कर लगाने और संग्रहण की शक्ति का विभाजन। संविधान करों के अधिकारों को केंद्र, राज्य और साझा क्षेत्रों में विभाजित करता है। इसमें केंद्र आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, और राज्य जो है शराब, पेट्रोल, संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। साझा कर में जीएसटी ने अनेक करों को समाहित कर लिया है। इसमें बहुत सारे कर आ गए जिससे केंद्र और राज्य दोनों साझा रूप से वसूल करते हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद कर प्रणाली अधिक समन्वित हुई है, पर राज्यों की कराधान स्वतंत्रता सीमित हो गई है। इसमें पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, अनुदान और राजकोषीय सहायता। केंद्र सरकार राज्यों को 2 प्रकार से वित्तीय सहायता देती है। इसमें पहली सहायता है संवैधानिक अनुदान, जो अनुच्छेद 275 के अंडर आता है। विशेष जरूरतों और पिछड़े राज्यों के लिए यह अनुदान प्राप्त किया जाता है। और दूसरा है वैकल्पिक अनुदान, यह अनुच्छेद 282 के अंडर आता है, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु। तो राज्य को अक्सर इन अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे वित्तीय केंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। वित्त आयोग की भूमिका। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन होता है। इसका कार्य है करों के वितरण की सिफारिश करना, राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के उपाय सुलझाना, राज्य को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा करना। 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपाय सुलझाए। नीति आयोग और सहकारी संघवाद। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग ने राज्य को आर्थिक नीति में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था तथा इस आयोग ने राज्य को आर्थिक नीतियों में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। इसके माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन यह अनिवार्य अनुशंसा नहीं देता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते हैं। जीएसटी और हालिया विवाद। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स भारत की कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार था। 101वां संविधान संशोधन 2016 के जरिए जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A केंद्र और राज्यों की साझी संस्था है, जो दरें तय करती हैं और विवाद सुलझाती हैं। हालिया विवाद क्या है? इसमें राजस्व और मुआवजा। कोविड-19 के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां थी वो ठप हो गई थी, जिससे जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट आई थी। केंद्र सरकार ने मुआवजा देने में असमर्थता जताई, जिससे राज्य और केंद्र के बीच टकराव हुआ। यह विवाद सहकारी संघवाद की व्यवहारिक सीमा को उजागर करता है। ऋण संबंधी प्रावधान। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ सीमाओं से अधिक ऋण नहीं ले सकती। इसकी वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है, विशेषकर वे पहले से केंद्र के ऋणदात्री हों। इसमें इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध रचनात्मक रूप से संतुलन की ओर निर्देशित है, लेकिन व्यवहार में अक्सर असंतुलन दिखाई देता है। इसमें क्या है कि जो बनावट और इसका ढांचा है वो तो संरचनात्मक है, लेकिन जो व्यवहार में लाते हैं, इसे उपयोग में लाते हैं, तो इसमें असंतुलन दिखाई देता है। जीएसटी, अनुदान वितरण और राजस्व क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों ने यह स्पष्ट किया है, जो घटनाएं घटी हैं उससे यह पता लगा है कि वित्तीय संबंधों में पारदर्शिता, सहमति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। आवश्यकता है कि भविष्य में केंद्र और राज्य मिलकर एक ऐसा वित्तीय मॉडल विकसित करें जो कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत को न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी स्थापित कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्यों के संबंध को सुधारने के प्रयास में गठित आयोगों पर चर्चा कीजिए। सरकारी आयोग पर टिप्पणी कीजिए। सरकारी आयोग की बात करेंगे या जो भी आयोग गठित किए गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत संविधान की संघात्मक प्रकृति केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन की मांग करती है। समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा सुधार हेतु विभिन्न आयोग गठित किए गए, लेकिन 2015 में 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 2015 में
इन आयोगों का उद्देश्य सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना रहा है। जो भी आयोग गठित किए उसका उद्देश्य एक ही था, सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना। इसमें जो प्रमुख आयोग थे उसमें पहला आयोग है सरकारी आयोग, 1983 में गठित किया गया। भारत सरकार द्वारा जून 1983 में गठित इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। आयोग का कार्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना और उसके बीच शक्ति संतुलन की सिफारिश देना था। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिससे 247 सिफारिशें दी गई थी। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो इसमें सिफारिश थी वो क्या थी? राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श आवश्यक माना गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हो। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु की जाए। अगला पॉइंट था समवर्ती सूची से संबंधित कानूनों पर राज्य से पूर्व सलाह ली जाए। आयोग ने संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि संचालनात्मक सुधार की अनुशंसा की। इसमें बताया कि बनावट ठीक है लेकिन संचालनात्मक सुधार की आवश्यकता है। सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई। अगले आयोग की बात करते हैं संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। इस आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 को संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर किया गया। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचल्या ने की। उद्देश्य था कि बीते 50 वर्षों में संविधान की कार्य क्षमता की समीक्षा की जाए, वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप सुधार किए जाएं। इस आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे केंद्र राज्य के संबंधों को अधिक संतुलित और सहभागी बनाने हेतु सुझाव दिए। अगली हमारे आयोग है मदन मोहन पुंछी आयोग 2007। 27 अप्रैल 2007 को गठित यह आयोग भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की गहराई की समीक्षा हेतु बना। इसने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के साथ साथ राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों, नदी जल विवाद, पंचायती राज संस्थाओं आदि विषयों पर विचार किया। आयोग ने कुल 273 सिफारिशें दी और अपनी रिपोर्ट मार्च 2010 में प्रस्तुत की। इन सिफारिशों पर अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति ने विचार किया, जिसकी 13वीं बैठक 2016 में हुई। तो इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है? इन आयोगों के सुझाव का मुख्य उद्देश्य भारतीय संघवाद को सहयोगी, सहभागिता आधारित और न्यायपूर्ण बनाना रहा है। विशेष रूप से सरकारी आयोग की सिफारिश आज भी केंद्र राज्य संतुलन के लिए नीतिगत मार्गदर्शक मानी जाती है। हालांकि इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, फिर भी उन्हें भारत में संघीय संबंधों की दिशा में प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की रचना एवं पंचायती राज पर टिप्पणी। भारत के संविधान की रचना एक ऐतिहासिक कार्य था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक से हुई। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य न केवल एक राजनीतिक ढांचा बनाना था, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और पुनर्गठन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना था। इस संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना महत्वपूर्ण थी, जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित विकेंद्रीकृत शासन की अवधारणा को मूर्त देती है। तो इसमें जो भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत हुई थी, उसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुद्दा इसलिए जरूरी है तथा इसमें कई लोगों ने इस पर आवाज भी उठाई है तथा अपने विचार साझा किए हैं। तो इसको क्या है कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित विकेंद्रीकृत शासन की अवधारणा को मूर्त प्रदान करने के लिए इस पर विचार किया गया। ग्राम पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ग्राम पंचायतों में प्राचीन काल से एक स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करती रही है। 18वीं शताब्दी तक वे गांव में सामाजिक न्याय और प्रशासन के केंद्र थी। जो 18वीं सदी थी तब तक गांव क्या थे? सामाजिक न्याय, अपने आप से समाज में न्याय और प्रशासन के रूप में कार्य करती थी। ब्रिटिश शासनकाल में हालांकि कुछ प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए, परंतु वे लोकतांत्रिक नहीं थे, बल्कि सरकारी नामांकन पर आधारित निकाय थे। संविधान सभा में पंचायती राज पर विचार विमर्श। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने ग्राम स्वराज को भारतीय लोकतंत्र की नींव मानते हुए पंचायतों को संविधान में विशेष स्थान देने की मांग की।
जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने पंचायती राज को संविधान में विशेष स्थान देने की मांग की। श्री मन नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में एक गांधीवादी मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को प्रशासनिक प्राथमिक इकाई बनाने का प्रस्ताव था। इसमें सुझाव दिया गया कि पंचायतें कानून व्यवस्था, भू राजस्व, ग्राम उद्योग आदि क्षेत्रों में अधिकार संपन्न हो। अंबेडकर का विरोध और पंचायत की समिति सीमित स्वीकृति। इसमें क्या हुआ कि जो काफी लोग इसको स्वीकार कर रहे थे, परंतु अंबेडकर का इसमें विरोध था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्राम पंचायतों को अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का गढ़ मानते हुए उनका विरोध किया। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, संविधान को बनाने में इसका अहम योगदान था। तो इसमें क्या है कि उन्होंने इसका विरोध किया और इसको बताया कि अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का गढ़ माना कि लोग अनपढ़ हैं और इसका गलत उपयोग होगा। इसके अनुसार स्थानीय इकाइयां पिछड़े विचारों की पोषक हो सकते हैं कि और पिछड़ सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस विरोध के कारण पंचायती राज को संविधान में प्रत्यक्ष राजनीतिक इकाई के रूप में स्थान नहीं मिला, लेकिन इसकी अवधारणा को नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। तो इसके विरोध के कारण पंचायती राज को संविधान में प्रत्यक्ष राजनीतिक इकाई के रूप में स्थान नहीं मिला। अनुच्छेद 40 और पंचायती और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रयास करेगा। तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये एक इसमें जरूरी करे, ये एक ऑप्शन था, ये एक सलाह थी। हालांकि यह एक निर्देशात्मक प्रावधान था, फिर भी इसे स्थानीय स्वशासन की दिशा में आधारशिला रखी। चलो कुछ ना कुछ शुरुआत तो हुई, अधिकार नहीं मिला। पंचायती राज और संविधान की प्रकृति। 1950 में लागू हुए संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित किया, पर स्थानीय निकायों को केवल राज्य सूची का विषय माना गया। इसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को विकास अलग अलग राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर रहा। इसमें क्या निष्कर्ष निकला? संविधान सभा में पंचायती राज को लेकर दो दृष्टिकोण दिखाए: गांधीवादी विकेंद्रीकरण, आधुनिक केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य। अंततः पंचायती राज को संविधान में स्थान तो मिला, पर वह एक दिशा निर्देशक सिद्धांत के रूप में रहा। कि इसमें क्या है कि संविधान में इसको जगह तो मिल गई, पर इसमें दिशा निर्देशक रहेगा, इस पर प्रॉपर कोई कानून नहीं बना, कोई इसको शक्तियां प्रदान नहीं की गई। बाद के वर्षों में 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे एक संवैधानिक दर्जा मिला, जिसने पंचायतों को स्थायी लोकतांत्रिक निकाय के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार पंचायती राज संविधान की आत्मा से जुड़ा एक सशक्त विचार रहा है, जो भारत के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। चलो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में शासन के स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन एवं विस्तार पर प्रकाश डालिए। अथवा दूसरा इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लाने के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों के अंतर्गत सार्वजनिक नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रैक्टिकल उपयोग में लाने के लिए नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा विकसित की गई। समय समय पर कई कार्यक्रमों, समितियों ने इस दिशा में योगदान दिया, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो शासन में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, उसमें राज्य जो केंद्र राज्य संघ तो बन गए, उनमें शक्तियों का वितरण तो हो गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। जो 1992 में जाकर इसको अधिकार प्राप्त हुआ, शक्तियां कुछ प्रदान की गई। तो इसके लिए क्या क्या है, जो इसका विवरण आगे हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया प्रथम बड़ा कार्यक्रम था, जो गांवों के समग्र विकास हेतु शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय समस्याओं के समाधान में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। पीआरआई को राजनीतिक माध्यम बनाकर जनता की सहभागिता को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई। जो इसका बेसिक रूट था ग्रामीण पंचायती राज को, इसमें राजनीतिक माध्यम बनाकर जनता की सहभागिता को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय
विस्तार सेवा 1953। यह सेवा उन क्षेत्रों में आरंभ की गई थी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बाहर थे। इसका उद्देश्य था कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। इसका उद्देश्य था कि लोगों की जो टेक्नोलॉजी द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आ जाए, उन द्वारा उनके पास भी टेक्नोलॉजी और सर्विसिंग पहुंच सके। तीसरा था बलवंत राय मेहता समिति 1957, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। पंचायती राज व्यवस्था की नींव यहीं से पड़ी। प्रमुख सिफारिशें: त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ग्राम समिति खंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। इन निकायों को निर्वाचित और स्वायत्त बनाने की सिफारिशें की गई। खंड को प्रशासनिक योजना और क्रियान्वयन करने की मूल इकाई माना गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रणाली को नए भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया था। अशोक मेहता समिति 1977, इसमें क्या प्रमुख सुझाव थे? द्विस्तरीय संरचना, मंडल पंचायत 15,000 और 20,000 की आबादी और जिला परिषद। जिला परिषद को विकास योजना की मुख्य इकाई बनाने का प्रस्ताव और पीआरआई को कर लगाने और संसाधन जुटाने के अधिकार दिए जाएं। अगली समिति है जीवी के राव समिति 1985। इस समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पीआरआई को दे दी जाए। स्थानीय योजना निर्माण क्रियान्वयन में पीआरआई की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया कि इसको सारी जिम्मेवारी पीआरआई को दे दी जाए। अगली समिति है LM सिंघवी समिति 1986। इसमें से क्या सुझाव दिए गए? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने का सुझाव। राजनीतिक दलों की भागीदारी को निषेध करने की सिफारिश। तो इस चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकला? भारत में सार्वजनिक नीतियों के स्थानीय क्रियान्वयन में इतिहास विभिन्न कार्यक्रमों और समितियों की सिफारिशों से समृद्ध रहा है। विशेषकर बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का आधार प्रस्तुत किया, जबकि सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक स्वरूप देने का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें क्या रहा कि बलवंत राय समिति ने जो इसकी नींव डाली थी ना, और बाद में जो समितियां आई उसमें जो लास्ट था, सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। इन प्रयासों का अंतिम निष्कर्ष 73वां संविधान संशोधन 1992 था, जिसने पीआरआई को भारत के लोकतंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित कर दिया था।